आप सभी को आपकी दोस्त और होस्ट लीला भट्ट का प्यार भरा नमस्कार। चीनी कहानी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में मैं आपको सुनाऊंगी दर्शनीय स्थलों से जुड़ी कथा, जो कि प्रसिद्ध पर्यटन स्थल लूशान के बारे में है। दक्षिण पूर्वी चीन स्थित च्यांगशी प्रांत में स्थित लूशान पर्वत अपने अनूठे प्राकृतिक सौंदर्य के लिए दुनिया भर में विख्यात है, जिसके बारे में प्राचीन काल से ही कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। लूशान पर्वत दक्षिण पूर्वी चीन के च्यांगशी प्रांत के उत्तरी भाग में स्थित है, जो आलीशान, अनोखा, खतरनाक और सौम्य होने के कारण देश विदेश में मशहूर है। प्राचीन काल से अब तक बड़ी संख्या में सांस्कृतिक हस्तियों ने पर्वत में जाकर अपनी कला के हुनर का परिचय दिया। उनकी कविताओं और चित्रों ने लूशान पर्वत को एक पवित्र स्थल का रूप दिया। 7वीं 8वीं शताब्दी के थांग राजवंश के महान कवि ली पाय ने लूशान पर्वत के जलप्रपात के सौंदर्य के वर्णन में जो कविता लिखी थी, वह सदियों से चीन में लोकप्रिय है। कविता इस प्रकार है। सूर्य की किरण पड़ी अगरबत्ती के पात्र पर, हल्का हल्का उठ रहा है धुआं ऊपर की ओर, दूर दूर से निगाह दौड़ाए सीधी चट्टान से गिरा अनोखा जलप्रपात वेग गति से बहता है मानो आसमान से। उफनती फव्वारे छोड़ती 3000 गज लंबी, लगता है मानो आकाश गंगा हो। स्वर्ग के 9वें लोक से आया है इस पर्वत पर। वहीं चीन के सोन राजवंश के प्रसिद्ध साहित्यकार सु तोंगखो ने कई बार लूशान पर्वत का दौरा किया। पर्वत की पश्चिमी चट्टान के वर्णन में उसने जो कविता लिखी थी, उसमें दार्शनिक विचार निहित है और आज तक चीनियों द्वारा अपने लेखन में इस्तेमाल किया जाता है। कविता का अर्थ है, इस तरफ से देखें तो बनती है चट्टान वही, उस तरफ से देखें उभरती है चोटी यही, दूर दूर से दिखता है छोटा, नजदीक से ऊंचा, पता नहीं चलता लूशान का असली चेहरा। इसी पर्वत में समाये हैं हम। दोस्तों, इस कविता ने लूशान पर्वत को और रहस्यमयी बनाया है। लूशान का दूसरा नाम है ह्वांगशान। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में चो राजवंश में एक व्यक्ति ह्वांगशू के नाम से मशहूर था। वह वर्षों से लूशान पर्वत में ताओ धर्म के अलौकिक कार्य की खोज में जुटा था। चो राजवंश के राजा को ह्वांगशू की योग्यता की खबर मिली, तो उसने ह्वांगशू को बुलावे के लिए आदमी भेजा, लेकिन ह्वांगशू ने हर बार राजा के निमंत्रण को ठुकराया और वह पर्वत के गहन वादी में जा छिपा। बाद में ह्वांगशू का कोई पता नहीं रहा। लोगों को लगा कि वह देवता बनकर अदृश्य हो गया है। उसकी याद में लूशान को ह्वांगशान के नाम से जाना जाने लगा। ईस्वी 381 में चीन के तोंगचिन राजवंश के काल में धर्माचार्य हुएयुआन अपने शिष्यों के साथ लूशान पर्वत पहुंचे। स्थानीय पदाधिकारी की मदद में हुएयुआन ने तुंगलिन मठ बनवाया, जो आगे चलकर बौद्ध धर्म के महायान की एक मुख्य शाखा सुखमती संप्रदाय का जन्म स्थल बना। इस तरह लूशान भी दक्षिण चीन में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया।
धर्माचार्य हुएयुआन ने लूशान पर्वत में 38 साल तक तपस्या की। उसने बौद्ध धर्म के विभिन्न शीलों का पालन किया और गहरी सिद्धि हासिल की। तोंगलिन मठ और धर्माचार्य हुएयुआन के संबंध में आज तक धार्मिक जगत में कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता था कि तोंगलिन मठ के निर्माण की सामग्री पूरी न होने की समस्या को सुलझाने में हुएयुआन रोज दिमाग खपाता रहा। अचानक एक रात आकाश में बिजली चमकी और मूसलाधार वर्षा हुई और कोई भी बाहर नहीं जा पाया। दूसरे दिन बारिश रुकी, बादल छट गए, जमीन पर पानी का तालाब नजर आया। पानी पर कई लकड़ियां तैरती रहीं। हुएयुआन को लगा कि ये लकड़ी देवता द्वारा तोंगलिन मठ के निर्माण के लिए भेजी गई हैं। इन लकड़ियों से मठ का एक भव्य भवन बनाया गया। हुएयुआन ने इस भवन का नाम दिव्य परिवहन भवन तथा उस तालाब का नाम लकड़ी तालाब रखा। तोंगलिन मठ के सामने कमल का एक तालाब है। तालाब में स्वच्छ जल, हरे हरे पत्तों के बीच सफेद कमल के फूल दिखते हैं। वातावरण अत्यंत शांत और सुंदर है। कहा जाता है कि सफेद कमल का यह तालाब तोंगलिन काल के मशहूर कवि शेलिंगयुआन ने खुदवाया था। शेलिंगयुआन तोंगलिन राजवंश के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शेशुआन का परपोता था और चीन के सुप्रसिद्ध लिपिकार वांग शीची का भतीजा था। वह प्रतिभाशाली और घमंडी भी था। एक बार वह लूशान पर्वत पहुंचकर धर्माचार्य हुएयुआन से मिला। वह हुएयुआन के नेतृत्व वाले सफेद कमल संघ में भाग लेना चाहता था, लेकिन हुएयुआन ने उसका आवेदन अस्वीकार कर दिया। उसने शेलिंगयुआन से कहा कि तुम्हारा स्वभाव अजीब है, बेहतर है कि तुम पहले 3 तालाब खोदो। जब तुम्हारा हृदय कमल की तरह शुद्ध और शांत हो जाए, तब तुम संघ में शामिल हो पाओगे। लाचार होकर शेलिंगयुआन को 3 तालाब खोदने पड़े। इसके बाद वह सफेद कमल संघ में शामिल हो सका। हुएयुआन और शेलिंगयुआन में ज्ञान पर गहन बातचीत हुई और दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। हुएयुआन के महानिर्वाण पर शेलिंगयुआन को बेहद दुख हुआ। उसने दूर च्याखांग यानी आज का नानचिन शहर से लूशान आकर हुएयुआन की स्मृति में समाधि का आलेख लिखा। लूशान पर्वत में चीन की सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा मौजूद है और असाधारण सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखते हैं। वह चीन के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। तो दोस्तों, अभी आपने दक्षिण पूर्वी चीन के च्यांगशी प्रांत में लूशान पर्वत के बारे में कहानी सुनी। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी बेहद पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं अब एक और कहानी। मैं आपको सुनाऊंगी कहावतों से जुड़ी एक कथा, जिसका शीर्षक है छांगआन नगर में चावल की मांग। चीनी भाषा में इसे सुओमी छांगआन कहा जाता है। इसमें सुओ का अर्थ है मांगना, मी का अर्थ है चावल, जबकि छांगआन आज के उत्तर पश्चिमी चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शीआन का पुराना नाम है, जो चीन के चू, शिन, हान, शुए और थांग समेत कुछ राजवंशों में राजधानी था। छांगआन नगर में चावल की मांग कहानी मशहूर साहित्यकार तुंगफांग शुओ के बारे में है। तो आइए सुनते हैं यह कहानी। तुंगफांग शुओ का नाम चीन में सदियों से मशहूर है और उसकी कहानियां भी चीनी लोगों में बहुत लोकप्रिय रही हैं। तुंगफांग शुओ ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हान राजवंश का एक साहित्यकार था। उसके लेख पाठकों के मन में रोमांच भर देते थे। शुरू में वह हान राजवंश की राजधानी छांगआन नगर में एक छोटा अधिकारी था। हान राजवंश के राजमहल में बहुत से बौने लोग सम्राट की सेवा में घोड़ों की देखभाल करते थे। हालांकि इन बौनों का ओहदा ऊंचा नहीं था, परंतु सम्राट के लिए घोड़ों की देखरेख के कारण वे अक्सर सम्राट से मिल सकते थे।
सम्राट का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तोंगफांगशुओ को एक चाल सूझी। एक दिन तोंगफांगशुओ ने घोड़े की देखरेख करने वाले एक बौने से कहा, सम्राट कहते हैं तुम लोग बौने हो, खेती बाड़ी के काम में तुम लोग दूसरों से कमजोर हो, युद्ध के वक्त सिपाही होने के काबिल नहीं हो, स्थानीय अधिकारी बने तो भी दूसरे लोग तुम्हारा हुक्म नहीं मानेंगे, तुम लोग बेकार में राज्य की धन दौलत बर्बाद करते हो, इसलिए सम्राट राज्य के सभी बौनों को मारकर खत्म करना चाहते हैं। तोंगफांगशुओ की बातें सुनकर बौना बहुत भयभीत होकर रोने लगा। उसे ढांढस बंधाते हुए तोंगफांगशुओ ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम लोगों के लिए एक उपाय सोचता हूँ। बौने ने बड़ी कृतज्ञता के साथ उपाय पूछा तो तोंगफांगशुओ बोला, तुम लोग सम्राट से मिलने जाओ, उनके सामने घुटने टेककर उनसे क्षमा मांगो। तोंगफांगशुओ की सलाह मानकर सभी बौनों ने सम्राट के सामने घुटने टेककर क्षमा मांगी। सम्राट को बड़ा ताज्जुब हुआ और कारण पूछा तो बौनों ने कहा, तोंगफांगशुओ ने हमें बताया है कि महामहिम आप हम सभी बौने लोगों को जान से मारना चाहते हैं। सम्राट ने तोंगफांगशुओ को महल में बुलाया और उससे बौने लोगों को डराने का कारण पूछा। तोंगफांगशुओ ने जवाब में कहा, झूठ बोलने के कारण मुझे मौत की सजा देने की संभावना है, तो अब मेरे लिए खुलकर कारण बताना बेहतर होगा। महामहिम आप देखें, वे बौने लोग कद में 1 मीटर से भी कम हैं। हर महीने तनख्वाह के रूप में 1 बैग चावल और 200 पैसे पाते हैं। मैं कद में करीब 2 मीटर लंबा हूँ, तो भी महीने में 1 बैग चावल और 200 पैसे ही मिलते हैं। तो परिणाम यह निकलता है कि वे जरूरत से ज्यादा आहार खाने से मर जाते हैं, परंतु मैं जरूरत से कम आहार मिलने के कारण भूख से मर जाऊंगा। यह घोर अन्याय है। हाँ, यदि सम्राट महामहिम मेरा तर्क मान ले तो इसे बदला जा सकता है। तोंगफांगशुओ की बातों पर सम्राट प्रभावित हो गए और इससे छोटे से चालाक तोंगफांगशुओ का उद्देश्य भी पूरा हो गया। सम्राट ने उसे अपने नजदीकी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया। तोंगफांगशुओ की यह कहानी भी छांगआन नगर में चावल की मांग के नाम से देश में मशहूर हो गई। तोंगफांगशुओ की बहुत सी विनोदजनक कहानियां प्रचलित हैं। एक कहानी के अनुसार एक साल गर्मियों के दिन तोंगफांगशुओ और अन्य मंत्री एक साथ कामकाज में लगे थे। तभी सम्राट के सेवक जंगली जानवरों का बड़ा स्वादिष्ट गोश्त लाए और कहा कि यह सम्राट की ओर से मंत्रियों को देने वाला उपहार है। तत्कालीन नियम के अनुसार केवल सम्राट का आज्ञा पत्र पढ़कर सुनाए जाने के बाद ही अधिकारी गोश्त ले जा सकते थे, लेकिन तोंगफांगशुओ आज्ञा पत्र सुनाए जाने से पहले ही अकेले चाकू से गोश्त का एक टुकड़ा काटकर घर ले गया। उसकी इस हरकत पर लोगों को बड़ी हैरत हुई। इसे लेकर किसी ने सम्राट के सामने तोंगफांगशुओ पर सम्राट का अपमान करने का आरोप लगाया, तो सम्राट ने उसे बुलाया और उसे स्पष्टीकरण देने को कहा। तोंगफांगशुओ ने बड़े धैर्य के साथ कहा, सम्राट, सत्य यह है कि जंगली जानवर का गोश्त सम्राट द्वारा हमें प्रदान किया गया है। आज्ञा पत्र पढ़ना महज समय की देरी है। इससे पहले मैं अपना हिस्सा जो काट कर घर ले गया था, इससे मेरे साहसी होने का पता चलता है। फिर मैंने स्वयं गोश्त का एक टुकड़ा काटा, पर वह बहुत छोटा था, जिससे मेरा साफ सुथरा व्यक्तित्व जाहिर हुआ। मैं गोश्त घर ले गया और मैंने उसे माता पिता को खिलाया, जिससे वृद्धों की सेवा करने का मेरा निस्वार्थ चरित्र व्यक्त हुआ। मैंने क्या अपराध किया? तोंगफांगशुओ की बातें सुनकर सम्राट ने मुस्कुराते हुए मामले को टाल दिया। तो दोस्तों, अभी आपने ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में चीन के हान राजवंश में साहित्यकार तोंगफांगशुओ की कहानी सुनी, जिसका शीर्षक है छांगआन नगर में चावल की मांग। चीनी भाषा में इसे स्वमीय छांगआन कहा जाता है। इसमें सो का अर्थ है मांगना, मी का अर्थ है चावल, जबकि छांगआन तत्कालीन हान राजवंश की राजधानी का नाम था, जो आज उत्तर पश्चिमी चीन के शांसी प्रांत की राजधानी शियान है। आइए अब लीजिए पेश की तीसरी कहानी, जिसका शीर्षक है ढोंगी व्यक्ति और कछुआ।
इसे चीनी भाषा में साय फा ई हुए कहा जाता है। साय का अर्थ है फिर से और फा का अर्थ है रेंगना या पेट के बल चलना, जबकि ई हुए का अर्थ है एक बार। तो फिर से एक बार रेंगने वाली कहानी कैसे ढोंगी व्यक्ति और कछुआ नामक कहानी बन गई, यह कहानी सुनने के बाद आपको समझ में आएगा। बहुत पहले की बात है, एक व्यक्ति बड़ा ढोंगी था। वह अक्सर दयालु होने का ढोंग करता था। एक दिन उस आदमी ने एक कछुआ पकड़ा। वह कछुए को पकाकर खाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि कछुए का सूप स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन वह यह नहीं चाहता था कि कछुए की हत्या का दोष उस पर पड़े। उसने बहुत सोचा और अंत में उसे एक तरकीब सूझी। उसने एक बड़े से बर्तन में पानी उबाला, फिर बर्तन के ऊपर पुल के रूप में एक पतली लकड़ी रख दी। उस आदमी ने कछुए से कहा, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, यदि तुम इस लकड़ी के पुल को पार करने में सफल हो गए तो मैं तुम्हें नदी में छोड़ दूंगा। कछुए को आदमी की साजिश के बारे में पता था, लेकिन उसे अपनी जान भी बचानी थी, इसलिए उसने शर्त मान ली। वह पतली लकड़ी और उबले हुए पानी की गर्मी को बमुश्किल सहन करते हुए लकड़ी के दूसरे छोर तक जा पहुंचा। लेकिन ढोंगी व्यक्ति कछुए की शर्त जीतने पर बोला, वाह, बड़ा करिश्मा कर दिया तुमने। सर्कस की रस्सी पर चलने का कौशल दिखाने की तरह तुमने इस पुल को भी पार कर दिया है। तुम एक बार फिर अपना यह कौशल दिखाओ। श्रोता दोस्तों, अभी आपने जो छोटी सी कहानी सुनी उसका नाम था ढोंगी व्यक्ति और कछुआ। इसे चीनी भाषा में साय फा ई हुए कहा जाता है। साय का अर्थ है फिर से और फा का अर्थ है रेंगना या पेट के बल चलना, जबकि ई हुए का अर्थ है एक बार। अब आप ही बताइए कि वह आदमी कितना ढोंगी निकला। पहले कछुए का सूप पीना चाहता था और ऊपर से अहिंसक होने का नाटक भी कर रहा था। तो दोस्तों, आज का चीनी कहानी कार्यक्रम का यह अंक यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक रोमांचक कहानी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रखिए अपना ध्यान और दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट शीला भट्ट को इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, चाय।